Assalamu alaikum everyone. Welcome back to the next module of our essay session, which is on the themes of essay, and we are going to walk through at most 10 themes, which often repeat in CSS exams. The flow of our lectures will be like that. We will explore the past paper questions, past paper essays on the specific theme. Suppose I am going to teach you good governance. We will explore which questions were asked that can be covered in this theme. Then we will have certain understanding of the topic, some general things, and afterwards we will see how different themes, different questions, different essays can be asked and how we can answer them, how we can make their outlines in a very brief manner. In just I will just tell you how to divide your essay in different types of thoughts. Suppose there is an essay and you have to write how many paragraphs on these things, how many paragraphs on these things, and how many paragraphs on this thing. Then I will help you how to start the essay by giving you catchy lines or by giving you some better quotations that can be used in place of catchy lines. And later on, I will give you all other quotations that can be quoted within the essay. And at the end, I will give you some relevant reads. Meanwhile, I will share with you some content from my slides and some from internet. So we will be having a mix of both. एक चीज जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपने अंडरस्टैंड करनी है और आपने जो है वो उसी को लेकर चलना है आगे, वो ये है कि ये जो लेक्चर्स हैं, वीडियो लेक्चर्स हैं, ये आपको अवेलेबल रहेंगे फॉर फ्यू डेज. आप लोग जो है इसको अपनी जो मैं बोलता जाऊंगा, जो स्लाइड्स पे लिखा होगा, वो सारी चीज़ें आप अपने नोट्स बनाते जाइए. अगर आपके हाथ में कॉपी पेंसिल नहीं है तो अभी आप इस वीडियो को यहीं स्टॉप करके कॉपी पेंसिल ले लें, क्योंकि बाद में जो रिक्वेस्ट आएंगी कि फलां वीडियो के अंदर ये चीज़ छूट गई थी, फलां ये चीज़ छूट गई थी, या हमें स्लाइड्स दे दें या ये दे दें, तो आई विल नॉट गेट फॉर दैट. ठीक है, मैं रिकॉर्डेड वीडियोस दे रहा हूँ, कुछ दिन तक आपके पास रहेंगे, उसकी डेडलाइन मैं आपको बता दूंगा. ठीक है, कि कब तक ये अवेलेबल हैं आपके पास, तो आप उसको जो है वो खुद नोट करेंगे अपनी कॉपी पेंसिल के साथ. अगर आप नोट नहीं करते, वीडियो विल नॉट बी प्रोवाइडेड अगेन. ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है. अच्छा जी, फॉर्मेट ये होगा कि मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर दूंगा और हम प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे. प्रेजेंटेशन के अलावा भी बहुत सारे लिंक्स होंगे जो हम साथ साथ ऑनलाइन जाकर देखते रहेंगे. और इसके अंदर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो स्लाइड्स हैं, ये जो ऐसे की थीम्स हैं, ये सब कुछ नहीं है. ये सिर्फ वो चीज़ें हैं जो शायद आप नहीं सोचते उस ऐसे के बारे में. ठीक है, उसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो शायद आप नहीं सोचते, और बहुत सारी कॉमन चीज़ें होंगी जो बहुत सारे लोग सोचते हैं. मैं हर चीज़ इसके अंदर इंक्लूड नहीं कर रहा, मैं वो वाली चीज़ें इंक्लूड कर रहा हूँ जो अगर आप अपने ऐसे में लिखेंगे तो आपका ऐसे अच्छा लगेगा. उसके अलावा आपने जो जनरल ब्रेनस्टॉर्मिंग है, जो जनरल आउटलाइन मेकिंग है, वो आपने खुद करनी है. मैं आपको उस थीम से रिलेटेड, फर्स्ट करें गुड गवर्नेंस है, डेमोक्रेसी है, रिलीजन है, या वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, पाकिस्तान इश्यूज हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं मैं आपको वो वाली बताऊंगा जो नॉर्मली नहीं सोची जाती. ठीक है, जो नॉर्मली कम सोची जाती हैं, जो मैंने बुक से देखी हैं चीज़ें, वो वाली चीज़ें. ठीक है, या खुद सीखी हैं, या सिविल सर्विसेज एकेडमी में पढ़ी हैं, या उसके बाद देखी हैं. ठीक है, मैं वो चीज़ें हर किसी नहीं बताऊंगा कि ये जो जनरल इश्यूज हैं, जो जनरल सोल्यूशन हैं, जनरल प्रॉब्लम्स हैं, उनको वो कैसे होते हैं, वो आप सब लोगों को पता है. और अगर आप रेलिवेंट रीड्स के सेक्शन में जाएंगे जो मैं आपको शो करूंगा, तो आप इजीली जो है वो उनको पढ़ सकेंगे. ठीक है, हैविंग सेड दैट, दो चीज़ें, एक चीज़ ये कि हर चीज़ विल नॉट बी कवर्ड, ओनली दोज थिंग्स विल बी कवर्ड दैट विल एम्बेलिश योर एसे, दैट विल मेक योर एसे गुड. और दूसरी चीज़ ये कि आपने कॉपी पेंसिल लेकर इस चीज़ को नोट करना है. ना आपको स्लाइड्स मिलेंगी, ना आपको वीडियोस मिलेंगी बाद में. ठीक है, ये फॉर सर्टेन टाइम आपको होंगी. ठीक है, इसके साथ हमारा कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है. जब स्लाइड या वीडियोस दी जाती हैं तो वो बहुत दूर तक चली जाती है. अच्छा जी, उसके बाद जनाब मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं ताकि हम आगे चलें. ये हमारा जो है आज की प्रेजेंटेशन है ऑन गुड गवर्नेंस. ठीक है, इसको हम देख लेते हैं. इसको हम
इधर से छोटा करते हैं और इधर से हम इसे थोड़ा बड़ा करते हैं। इसका टॉपिक मैंने रखा है गुड गवर्नेंस अ स्वीट ड्रीम। ठीक है, पाकिस्तान के हवाले से बात की है, लेकिन वर्ल्ड वाइड भी कोई ऐसे आता है आपसे तो आप यही वाला डेटा यूज कर सकते हैं, पाकिस्तान को एज अ केस स्टडी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो गुड गवर्नेंस पाकिस्तान के अंदर अभी तक नहीं हो रही, गवर्नेंस जरूर हो रही है, हुकूमतकारी हो रही है, अच्छी हुकूमतकारी नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही उसको हम आगे देखते हैं। The flow of our discussion will be on what was asked in past papers, as I have already told, and then we will understand the topic, understand the concepts of good governance, and then probable themes and major arguments. In this section, I will give you some past paper themes, and I will tell that how would I solve that paper if I would have been in that exam. उसके बाद हम हाउ टू स्टार्ट दिस ऐसे इसमें कुछ स्टार्टर्स देख लेंगे जो कैची लाइंस होती हैं, फिर हम अटेंशन ग्रैबर्स और बिफिटिंग कोट्स देख लेंगे जो अच्छी कोट्स इस टॉपिक से रिलेटेड है, और एंड पे मैं आपको रेलिवेंट रीड्स बताऊंगा कि आप क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे तो आपकी जो है वो इस टॉपिक के ऊपर तैयारी मजीद अच्छी होती जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा फ्लो ऑफ डिस्कशन होगा। सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट वाज आस्क्ड इन पास्ट पेपर्स। सो वन क्वेश्चन, वन essay was about crisis of good governance in Pakistan. Second was about bureaucracy doldrums. doldrums का मतलब होता है किसी बुरी हालत में होना, शिकस्ता हालत में होना, कंफ्यूज्ड स्टेट के अंदर होना। तो ब्यूरोक्रेसी जो है वो एक कंफ्यूज स्टेट के अंदर है। ये सिर्फ पाकिस्तान डिपेंडेंट नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड भी आप ले सकते हैं, पाकिस्तान डिपेंडेंट भी ले सकते हैं। उसके बाद जो है वो थर्ड है विल द रूल ऑफ लॉ ऑलवेज रिमेन एन इम्प्रैक्टिकेबल मिथ इन आवर कंट्री। क्या रूल ऑफ लॉ कभी हमारे मुल्क में फॉलो होगा या नहीं होगा? तो ये भी पाकिस्तान रिलेटेड टॉपिक है। तो गुड गवर्नेंस से रिलेटेड ये 3 टॉपिक पूछे गए थे। अब आप कहेंगे कि सर इन 3 टॉपिक्स में तो सिर्फ एक ही ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर गुड गवर्नेंस का वर्ड यूज हुआ है, तो बाकी ब्यूरोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ कैसे गुड गवर्नेंस का पार्ट बनते हैं? तो ये एक बड़ी ट्रिकी सी चीज़ है, आपको इस लेक्चर के बाद अंडरस्टैंड हो जाएगी कि आप किस तरीके से इन चीज़ों को भी गुड गवर्नेंस में काउंट करते हैं। नतीजा क्या होगा कि आप इनको लिखते हुए भी गुड गवर्नेंस से रिलेटेड मटेरियल, गुड गवर्नेंस से रिलेटेड कंटेंट यूज कर सकेंगे। ठीक है, हम आगे चलते हैं। जनाब, आप सब लोगों को पता है कि गवर्नेंस क्या होती है। गवर्नेंस किसी भी मुल्क की हुकूमत करने को गवर्नेंस कहते हैं। ऑल द प्रोसेसेस ऑफ गवर्निंग द इंस्टीट्यूशंस, प्रोसेसेस एंड प्रैक्टिसेस थ्रू व्हिच इश्यूज ऑफ कॉमन कंसर्न आर डिसाइडेड अपॉन एंड रेगुलेटेड। ठीक है, घर के अंदर अगर आप देखें तो गवर्नेंस जो है वो ज़्यादातर हमारे पेरेंट्स करते हैं, उनमें भी वालिद साहब ज़्यादा करते हैं ज़्यादा घरों में। ठीक है, वो देखते हैं कि कॉमन इंटरेस्ट के इश्यूज क्या हैं। मिसाल के तौर पे किस जगह पे हमने जो है वो किस कमरे में एसी लगाना है। ठीक है, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज थोड़े हैं तो आपने ये डिसाइड करना है कि कहाँ एसी लगे जहाँ सब लोग उसको जो है वो उसका फ़ायदा उठा सकें। अगर पानी नहीं आ रहा, यानी कि कैजुअलिटी आ गई है, रिस्पॉन्सिवनेस उसके अंदर फ़ौरन घर वाले ने जो है, जो जिम्मेदार है उसने इलेक्ट्रिशियन को या सेंट्री वर्कर को लेके आना है। अगर किचन चलाना है तो कैसे चलाना है, फ्रिज लेनी है तो कौन सी लेनी है। मिसाल के तौर पे छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये हर बंदा डिसाइड नहीं कर रहा होता, लेकिन सबके कॉमन इंटरेस्ट की चीज़ें होती हैं और वो 1 या 2 लोग डिसाइड करके उस चीज़ को चला रहे होते हैं। ठीक है, ये गवर्नेंस है। लेकिन घरों के अंदर तो हमारे थोड़ा बहुत माशाल्लाह भी होता है, हम लोग जो हैं वो डिपेंडेंट होते हैं। एक इंडिपेंडेंट बंदा होता है या 2-3 इंडिपेंडेंट बंदे होते हैं, इसलिए हमारी जो है चीज़ें वो इंडिपेंडेंट नहीं होती। लेकिन जो गवर्नमेंट है उसके अंदर मुख्तलिफ तबके होते हैं, मुख्तलिफ एथनिसिटीज़ होती हैं, मुख्तलिफ प्रोविंसेस के लोग होते हैं, मुख्तलिफ पेशों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होते हैं, अमीर भी होते हैं, गरीब भी होते हैं। तो उसके अंदर जब गवर्नेंस की जाती है तो उसके अंदर किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है और किस तरीके से अच्छी गवर्नेंस की जाएगी, ये हमारे गुड गवर्नेंस का टॉपिक है। अच्छा, इसे कहा जाता है कि द ट्रू टेस्ट ऑफ गुड गवर्नेंस इज द डिग्री टू विच इट डिलीवर्स ऑन द प्रॉमिस ऑफ ह्यूमन राइट्स, सिविल, कल्चरल, इकोनॉमिक
पॉलिटिकल एंड सोशल राइट्स। एक अच्छी गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस का एक ही टेस्ट है और वो ये है कि क्या ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। यहाँ ज़रा 1 मिनट के लिए रुकिए और ज़रा सोचिए, पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नेंस हो रही है, क्या उसमें पाकिस्तानियों के सिविल राइट्स यानी फ्रीडम टू मूव, फ्रीडम टू एसोसिएट, फ्रीडम टू गो फॉर ट्रेड, प्रॉपर्टी राइट्स, ये सारे राइट्स जो हैं ये क्या उनके फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे, कितनी हद तक हो रहे हैं। इस चीज़ को आप सोचेंगे तो गुड गवर्नेंस से रिलेटेड ऐसे के अंदर आपके पास बेशुमार कंटेंट खुद ब खुद ब्रेनस्टॉर्मिंग में आता जाएगा। कल्चरल राइट्स क्या पाकिस्तान के अंदर मजरूह हो रहे हैं या मिल रहे हैं? क्या पंजाबी, सिंधी, बलोची, पठान, हज़ारा, कैलाशी पीपल, गिलगिती पीपल, बल्ती पीपल एंड ऑल अदर एथनिसिटीज, ऑल अदर कल्चर्स आर बीइंग रिप्रेजेंटेड वेल, या फिर कोई 1-2 कल्चर्स ऐसे हैं जिनकी डोमिनेंस ज़्यादा है और बाकी कल्चर्स का मजाक उड़ाया जा रहा है या उनको प्रमोट नहीं किया जा रहा, आपने ये देखना है। तीसरा टेस्ट जो है वो इकोनॉमिक है। क्या सब लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं? क्या ख़वातीन और मर्दों को इक्वल मिल रही हैं? क्या डिफरेंट एथनिसिटीज़ के मर्दों को इक्वल मिल रही हैं? क्या डिफरेंट रिलीजन्स के मर्दों और औरतों को मिल रही हैं? ये आपने देखना है। चौथा है पॉलिटिकल, क्या सब लोग पॉलिटिकल वॉइस के अंदर शरीक हो सकते हैं? क्या उनकी आवाज़ बराबर है? ये चीज़ आपने देखनी है। और पांचवा सोशल राइट्स, क्या सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें छुप कर जीना पड़ रहा है या कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पूरी चीज़ें नहीं मिल रही, इसके बावजूद कहा जा रहा है कि आप हमारी सोसाइटी का पार्ट हैं। These are the 5 मेन एरियाज जिसके अंदर आप गुड गवर्नेंस को टेस्ट करेंगे। जब भी क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान का ऐसे आएगा तो आप उसको सिविल, कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल राइट्स के ऊपर जज करेंगे कि क्या ये चीज़ें मिल रही हैं या नहीं मिल रही। इफ दीज आर बीइंग प्रोवाइडेड then there is good governance in a country. If these are not being provided, there is bad governance, and if they are provided to some extent, then there are needs to improve the governance in a country. ठीक है, ये सादा सी चीज जो है ये आपने अपने ذहन में रखनी है। हम आगे चलते हैं। अच्छा, इन्हीं चीज़ों को हमने थोड़ा सा दूसरे एंगल से देखा तो हमें पता चला कि जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ गुड गवर्नेंस हैं, जो गुड गवर्नेंस को मुतय्यन करने वाली चीज़ें हैं, पीछे तो काफ़ी ज़्यादा ओपन थी, सिविल, कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल, ये काफ़ी बड़ी बड़ी डिविजन्स थी। लेकिन जब हमने मज़ीद माइक्रोस्कोपिकली जाके देखा, मज़ीद हमने जो है वो उसको डिग आउट किया, तो वी गॉट अ चांस दैट हमें पता चले कि कौन सी ऐसी 8 चीज़ें स्पेसिफिकली ऐसी हैं जो गवर्नेंस से रिलेटेड हैं। ठीक है, पीछे अगर हम देखें सिविल, कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल राइट्स गवर्नमेंट भी बैन कर सकती है, सोसाइटी भी बैन कर सकती है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं, ये 8 चीज़ें जो हैं, ये सिर्फ गवर्नमेंट डिपेंडेंट हैं, गवर्नमेंट ही उस चीज़ को इंश्योर कर सकती है। ठीक है, इन चीज़ों को आपने याद करना है। आपको जिस भी ऐसे के अंदर पाकिस्तान से रिलेटेड बात करने का मौका मिले, आपने इन 8 में से कुछ चीज़ों को यूज़ करना है। आपने पाकिस्तान अफेयर्स हो, करंट अफेयर्स हो, इंटरनेशनल रिलेशंस हो, आपका जो है इंटरनेशनल लॉ हो, कुछ भी हो जहां गवर्नेंस का जिक्र होगा, आपने इन 8 पॉइंट्स का जिक्र ज़रूर करना है। एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप सही तरीके से पढ़ के आए। इसके 8 डिटर्मिनेंट हैं, वो है जी पार्टिसिपेशन, रूल ऑफ लॉ, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिवनेस, कंसेंसस ओरिएंटेड, equity and inclusiveness, effectiveness and efficiency and accountability। इन चीज़ों को हम डिटेल से आगे देखेंगे, लेकिन अभी हम जो है वो ये देख लेते हैं कि इसे याद कैसे रखेंगे, क्योंकि ये एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसको हम याद रखेंगे एक वर्ड के साथ, और वो वर्ड मैंने ऊपर लिखा हुआ है, रीकारपेट। रीकारपेट यानी दोबारा कारपेट करना। इस वर्ड को आपने ज़हन में रख लेना है। इसके अंदर 8 लेटर्स हैं। ये 8 लेटर्स इन 8 प्रॉपर्टीज़ के साथ एसोसिएट किए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप R फॉर रूल ऑफ लॉ रख लें, E फॉर एक्विटी रख लें, C फॉर कंसेंसस ओरिएंटेड रख लें, A फॉर अकाउंटेबिलिटी रख लें, R फॉर आप जो है वो रिस्पॉन्सिवनेस रख लें, P
P for participation, E for effectiveness and T for transparency. ठीक है, ये 8 डिफरेंट चीजें। अब आपको ये चीज थोड़ी सी क्लियर हुई होगी कि पीछे जब पास पेपर्स जो थे उसके एसेस की मैंने बात की थी, तो उन एसेस के अंदर कौन सी 2 एसेस ऐसे थे जिसके अंदर गुड गवर्नेंस का वर्ड यूज नहीं हुआ था, लेकिन हम उसे गुड गवर्नेंस की कैटेगरी में शुमार करते हैं। उसमें जनाब एक रूल ऑफ लॉ था और दूसरा ब्यूरोक्रेसी था। अब ब्यूरोक्रेसी कहाँ आएगी? ब्यूरोक्रेसी इक्विटी के अंदर भी आ सकती है, इफेक्टिवनेस के अंदर आ सकती है, रिस्पॉन्सिवनेस के अंदर आ सकती है। हुकूमत का सारा निज़ाम ब्यूरोक्रेसी चलाती है। अगर ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड ऐसे आएगा तो इन कह सकते हैं कि अदर वर्ड्स वो गुड गवर्नेंस से रिलेटेड ही ऐसे आया है। ये कॉन्सेप्ट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि आप सब लोग CSS के एग्जाम इसलिए दे रहे हैं कि आप गवर्नमेंट का निज़ाम चलाएं। जब आप गवर्नमेंट का निज़ाम चलाएंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जिसके अंदर ये वाली चीज़ें लैग कर रही होंगी। कहीं पार्टिसिपेशन नहीं होगी, कहीं रूल ऑफ लॉ नहीं होगा और आप लोग इस चीज़ के जिम्मेदार होंगे। इसलिए दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू कंसिडर व्हाइल डूइंग योर सर्विस। मैं खुद जब जॉब करता हूँ अभी भी, तो मैं जहाँ जहाँ जो पॉइंट्स ज़रूरी होते हैं मैं देखता हूँ कि क्या मैं ये काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो मैं कोशिश करता हूँ कि ये 8 पॉइंट्स में इंश्योर करूँ। ठीक है, इनको हम ब्रेक डाउन करते हैं और एक एक करके देखते हैं। लेकिन एक चीज़ को आप जहन में रखिएगा कि इफ़ यू आर गोइंग टू वॉक थ्रू ऑल दिस 8 पॉइंट्स इन योर गुड गवर्नेंस ऐसे, तो यू आर गोइंग टू गेट गुड मार्क्स। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहला पार्टिसिपेशन है। पार्टिसिपेशन जो है कॉन्सेप्ट, वो सब लोगों को पता है कि सब लोग शरीक हों एक प्रोसेस के अंदर, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है ये डेमोक्रेसी के साथ ओवरलैप करता है। डेमोक्रेसी का रोल भी पार्टिसिपेशन है, थ्रू इलेक्शंस, थ्रू चूजिंग द रिप्रेजेंटेटिव्स। गुड गवर्नेंस का पार्ट भी जो है वो पार्टिसिपेशन है, लेकिन ये ज़रा दूसरी तरह से। ये ऐसे कि जब इलेक्शंस हो गए, डेमोक्रेसी का वक्त ख़त्म हो गया, डेमोक्रेसी की चीज़ें जो हैं मुकम्मल हो गई, अब गुड गवर्नेंस जो हुकूमत बनी है, जो फर्ज करें पार्टी ए जो है उसने पार्टी बी से ज़्यादा वोट्स लिए हैं, इसलिए पार्टी बी आपके नेशनल असम्बली के अंदर अपोजिशन बेंचेस पे बैठ गई और पार्टी ए जो है वो बैठ के विनिंग बेंचेस के ऊपर, जिसे ट्रेजरी कहा जाता है, उसके ऊपर बैठ के। तो अब जो फैसले होंगे, अभी भी ऐसे फैसले नहीं हो सकते जिसके तहत जो है वो आप खुद फैसले कर लें। मिसाल के तौर पे बजट पेश करना है, मिसाल के तौर पे कोई एक्ट पास करना है, कोई आपने जो है डिसीजंस लेने हैं बड़े बड़े, तो अक्सर ऐसे मामलात होते हैं जो कानून के तहत इस चीज़ के ताबे होते हैं कि यू हैव टू गो टू द पार्लियामेंट एंड यू पुट फोर्थ देयर द होल स्टैंड्स, और फिर सबकी राय देखकर वोटिंग करके जिसके मैक्सिमम वोट्स होंगे उन वोट्स को आपने उसके वो वाला डिसीजन लेना है। ठीक है, इसीलिए नेशनल असम्बली के इजलास होते हैं, इसीलिए अपोजिशन के लीडर बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं। इसकी वजह यह है कि उन्हें पार्टिसिपेशन का हक दिया जाता है। तो आप कहेंगे कि सर उनको क्यों दिया जाता है, हमें क्यों नहीं दिया जाता? तो इसकी वजह यह है कि इट इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि हम सब लोगों को पार्टिसिपेशन का हक दिया जाए। इसलिए एक तरीकाकार वजह किया जाता है जिसे डेमोक्रेसी कहा जाता है। डेमोक्रेसी ये करती है कि वो लोगों के पास कुछ लोग जाते हैं और वो कहते हैं कि हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तुम्हें, तुम हमें वोट दो। लोग वोट देते हैं, तो इन फैक्ट जो लोग असेंबली के अंदर तकरीर कर रहे होते हैं वो नहीं कर रहे होते, वो उनके हलके के सारे लोग मिलकर एक आवाज़ में तकरीर कर रहे होते हैं। ये पार्टिसिपेशन का कॉन्सेप्ट है। इसके ऊपर जो है वो एक तो पार्लियामेंट का रोल इम्पोर्टेंट है। पार्लियामेंट के इजलास सही तरीके से हों, सही तरीके से अगर चीज़ें पार्लियामेंट में पुट फोर्थ की जाएं और उसका इजलास ब्रॉडकास्ट भी किया जाता है ताकि सारे लोग जो है देख लें। फिर कुछ ऐसे फैसले होते हैं जो मुल्कों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। उन फैसलों के अंदर जो है हम लोग रेफरेंडम्स करवाते हैं, वोटिंग करवाते हैं, जिसमें हर पब्लिक को इन्वॉल्व किया जाता है, सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव्स को इन्वॉल्व नहीं किया जाता। मिसाल के तौर पे ब्रिटेन के अंदर जब उन्होंने कहा कि हमने यूरोपियन यूनियन से अलग होना है, तो वहाँ ब्रेक्जिट हुआ। ब्रेक्जिट जब हुआ, जिसमें ब्रिटेन एग्जिट हुआ यूरोपियन यूनियन से, उसके लिए भी इन्होंने रेफरेंडम करवाया। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा इम्पोर्टेंट मामला है जिसको हम ऐसे नहीं छोड़ सकते कि रेप्स ही जाकर बात करें, हम हर पर्सन की राय लेंगे। उसके लिए वोटिंग हुई, लोगों ने कहा कि हमने अलहदा होना है,
लोग अलग हो गए। तो रेफरेंडम भी करवाए जाते हैं, पार्टिसिपेशन ऐसे भी। इसी तरीके के साथ कई ऑर्गेनाइजेशंस, कई लोकल गवर्नमेंट्स ऐसी होती हैं जिसके अंदर सिटीजन्स की राय इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। तो उसके अंदर भी ये किया जाता है कि उस एरिया के लोगों को बुलाया जाता है, कमेटीज बनाई जाती हैं और उनसे राय ली जाती है। डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर कमेटीज होती हैं, डिफरेंट कैंटोनमेंट बोर्ड्स के अंदर कमेटीज होती हैं, प्रोविंसेस के अंदर होती हैं। सिविल सोसाइटी को इन्वॉल्व किया जाता है और उनसे डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस शेयर किया जाता है। दिस इज पार्टिसिपेशन। इसमें मीडिया का रोल भी होता है। मीडिया जो होता है वो पब्लिक ओपिनियन के बैरोमीटर्स होते हैं। बैरोमीटर्स वैसे तो हवा नापने वाला आला होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, लेकिन हम इसको ऐसा नाउन भी यूज करते हैं कि पब्लिक ओपिनियन को नापने के लिए जो चीज यूज हो, पब्लिक ओपिनियन बैरोमीटर्स। मीडिया फ्रीडम अगर होगी किसी मुल्क के अंदर तो पार्टिसिपेशन ज़्यादा लोगों की पहुंच जाएगी, अगर नहीं होगी तो फिर ज़्यादा लोगों की पार्टिसिपेशन नहीं होगी। उसके बाद जनाब सिविल सोसाइटी की फीडबैक जो है, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, वो लेनी ज़रूरी होती है। जब बजट बनाया जाता है तो सारे स्टेक होल्डर्स अपना पार्ट प्ले करते हैं। बहुत सारे लोग अखबार में लिखते हैं, बहुत सारे लोग गवर्नमेंट के अहदेदारों से जाके मिलते हैं। डिफरेंट एसोसिएशंस होती हैं, जैसे टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन है, उनको अगर कोई रेमेडी चाहिए, उनको अगर कोई बजट के अंदर फेवर चाहिए, कोई इस तरह की उन्हें टैक्स रिमिशन चाहिए या कस्टम ड्यूटी कम करवाना चाहते हैं, तो वो लोग गवर्नमेंट के अहदेदारों से जाके मिलते हैं और उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा ये स्टेक्स हैं, इस बजट में इसको कैटर फॉर करें, और कैटर फॉर किया जाता है। लेकिन ये प्रॉपर एसोसिएशन की फॉर्म है। ऐसे नहीं कि मैं कल को जाके गवर्नमेंट को कहूँ कि जनाब CSS के एग्जाम्स जो है ना उनकी एज 33 ईयर्स कर दें, तो वो तो नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर कोई एसोसिएशन होगी, वो प्रेशर ग्रुप बनेगा और उसके बाद वो बात करेंगे, तो वो बात नोट की जाती है। तो पॉलिसी मेकिंग के अंदर जब हम प्रोसेस देखते हैं तो उसके स्टेक होल्डर्स के अंदर सब लोग आते हैं, जो लोग जिन लोग उन पॉलिसी के साथ अफेक्ट हो रहे होंगे, उनसे मशवरा किया जाता है एट गवर्नमेंट लेवल। अच्छा जी, इधर रोहिणी नाइलकानी की एक कोट है, बड़ी ज़बरदस्त, आप कोट कर सकते हैं जब आप लिख रहे होंगे। कहते हैं कि वी कैन नॉट बी मेयर कंज्यूमर्स ऑफ गुड गवर्नेंस, वी मस्ट बी पार्टिसिपेंट्स, वी मस्ट बी को क्रिएटर्स। ठीक है, गुड गवर्नेंस के जो है वो हम कंज्यूमर्स नहीं बनेंगे, हम इसके पार्टिसिपेंट्स बनेंगे, हम इस चीज़ को खुद ऑन करेंगे, खुद बनाएंगे। यानी कि गुड गवर्नेंस ऐसी चीज़ नहीं है जो सिर्फ हुकूमत करती है, इसके अंदर सिटीजन्स का भी पार्ट होता है। अगर गवर्नमेंट पूछती रहे कि जनाब आप मुझे कुछ बताएं, और सिटीजन्स कहें नहीं नहीं हमारा कंसर्न नहीं है, हम तो गवर्नमेंट के मामला से दूर रहते हैं, तो दैट विल बी नॉट एप्रिशिएबल, और फिर गुड गवर्नेंस नहीं हो रही होगी। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कंसेंसस ओरिएंटेड। ये जो है ये मिलता जुलता है पहले वाले पॉइंट के साथ, पार्टिसिपेशन के साथ। पार्टिसिपेशन ये है कि सब लोगों को मौका दिया जाए, कंसेंसस ये है कि सब लोगों को मौका देने के अलावा उनको कोई फायदा भी दिया जाए, या उनको कोई जो है ऐसा उनकी बात को माना भी जाए। दिस इज कंसेंसस, सब लोग एक जगह पर मिलकर फैसला करें। जैसे पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 जो है वो कंसेंसस के साथ बना है, उसमें सारी पार्टियों ने वोट दिए हैं कि ये आइन बनाया जाए, और वो आइन बना है। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर अगर आप एक खास चीज़ देखें वो ये होती है कि जब कोई पॉलिसी बनती है वो कैसे बनती है, इसका प्रोसेस है। ये थोड़ी सी एडवांस चीज़ है, लेकिन ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ ताकि आप अपने ऐसे के अंदर कोट करें। ठीक है, तो जब भी कोई पॉलिसी बनानी है, फर्स्ट करें गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनानी है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की, ठीक है, कि कचरा जो है वो बहुत ज़्यादा फेंका जा रहा है, सॉलिड पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, गवर्नमेंट लेवल पे कुछ करना चाहिए। सबसे पहले प्रॉब्लम को इमर्ज किया जाता है, प्रॉब्लम को देखा जाता है कि प्रॉब्लम क्या है, उसे आइडेंटिफाई किया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद एजेंडा सेट किया जाता है कि हमने करना क्या है। ठीक है, तीसरे नंबर पे पॉलिसी चॉइसेस की कंसिडरेशन की जाती है। ये कंसिडरेशन जो है ये घर बैठकर नहीं होती, ये बाहर निकलकर लोगों से पूछा जाता है कि क्या क्या हल हो सकते हैं इसके। ठीक है, अच्छी गवर्नेंस के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों से पूछा जाता है, जो हमारे लेवल की गवर्नेंस है, जो इतनी ज़्यादा अच्छी गवर्नेंस नहीं है, उसके अंदर ये चीज़ें जो हैं ये कुछ खास लोगों से पूछ ली जाती हैं जो एक्सपर्ट्स होते हैं। उसके बाद फिर पॉलिसी मेकिंग की जाती है, फिर इम्प्लीमेंटेशन की जाती है, लेकिन उसके बाद सबसे एंड पे एक बड़ा ज़बरदस्त काम किया जाता है, वो होती है पब्लिक फीडबैक।
लोगों की फीडबैक देखी जाती है कि वो क्या कहते हैं, क्या ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की पॉलिसी जो बनी थी क्या ये काबिल अमल है या नहीं है, क्या ये ज़्यादा खर्चा करवा रही है, क्या इसका फ़ायदा हो रहा है। ये वाली चीज़ जो है ये सारी गवर्नमेंट्स में देखी जाती है। मैं खुद गवर्नमेंट में काम करता हूँ और मैं देखता हूँ कि लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है, जो रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं, क्या वो अपनी फीडबैक दें। ज़्यादातर लोग क्योंकि इलिटरेट होते हैं या इग्नोरेंट होते हैं, वो नहीं चाहते कि गवर्नमेंट के प्रोसेस में शरीक हों, वो लोग इस तक नहीं पहुंचते। लेकिन बेशुमार लोगों से ये चीज़ें ट्राई ली जाती है, पब्लिक फीडबैक्स करवाई जाती हैं और इसकी बेस के ऊपर पॉलिसी को ख़त्म भी किया जाता है। अगर उसका कोई रिस्पॉन्स अच्छा ना हो पब्लिक का तो उसको जो है वो ख़त्म किया जाता है उस पॉलिसी। पार्लियामेंट के अंदर अगर कोई एक्ट मंजूर करना हो तो उसके लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है। 2/3 का मतलब है कि कंसेंसस एक बड़ी फॉर्म में चाहिए होता है। अब ऐसा नहीं होता कि हर जीतने वाली जो गवर्नमेंट है, हर जो ऐसी गवर्नमेंट जो हुकूमत कर रही है वो 2/3 मेजोरिटी लेके आई होती है। ज़्यादातर तो 50% जिसके वोट हो जाएं या ज़्यादा वोट जिसके हो जाएं वो वाली गवर्नमेंट जो है वो चल रही होती है। लेकिन जब एक्ट पास करना होता है तो 66% की ज़रूरत होती है। नतीजतन अपोजिशन के बहुत सारे लोगों को भी इस चीज़ को तस्लीम करवाना पड़ता है कि ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, अदरवाइज कोई एक्ट पास नहीं होता। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आप इसके अंदर लिख सकते हैं। उसके बाद थर्ड चीज़ जो है वो रूल ऑफ लॉ है। ठीक है, लॉज क्यों बनाए जाते हैं हमारे मुल्कों के अंदर? आप ज़रा 1 मिनट के लिए सोचिए कि कानून क्यों बनाया जाता है। सपोज करें अगर कानून नहीं बनता, ट्रैफिक का कानून नहीं बनता, मैं चौक में खड़ा होता हूँ और मैं कहता हूँ मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ और मैं आप लोगों की हेल्प करूँ, तो मैं हर बाइक वाले को बताऊंगा कि जनाब वो सामने ग्रीन लाइट है, इसके ऊपर आप खड़े हो जाए। या मैं बाकायदा हाथ से बताऊंगा, जैसे हमारे बहुत सारे ट्रैफिक वार्डन्स करते हैं, ऐसे करके हाथ करते हैं तो ट्रैफिक रुक जाती है, ऐसे करते हैं तो चल जाती है। ठीक है, एक एक को पकड़ पकड़ के बताना पड़ता है कि इधर रुकने का इशारा है। अगर सांस लेने के लिए ट्रैफिक वार्डन हाथ थोड़ा सा नीचे करे तो ट्रैफिक चलने लग जाती है। लेकिन अगर एक कानून बना दिया जाए कि जनाब सब्ज बत्ती जो है उसका मतलब है जाना है और लाल बत्ती जो है उसका मतलब है रुकना है, तो किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक चीज़ आपने स्टैंडर्डाइज कर दी है कि ऐसा होगा तो ये होगा, अदरवाइज ये होगा, ना किया तो पैसे आपसे लेंगे, सरकार आपसे फाइन लेगी। इसी तरीके से प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन देख लें। अगर प्रॉपर्टीज़ के कानून ना बने होंगे कैसे ट्रांजैक्शन होगी, तो हर जब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी, कोई प्लॉट होगा, कोई ज़रूरी ज़मीन होगी, कोई इंडस्ट्री होगी, किसी दूसरे के नाम लगेगी जब, तो हर बार दोबारा से उसको देखना पड़ेगा कि ये सही है या गलत है। लेकिन अगर एक कानून बना दिया जाए कि अगर ये और ये हो तो सही है, ये और ये हो तो नहीं सही, तो ये एक जनरलाइज चीज़ हो जाएगी। कोई भी प्रॉपर्टी जब भी ट्रांसफ़र करनी है तो ट्रांसफ़र करने वालों के लिए आसानी हो जाएगी। एक ही किताब होगी प्रॉपर्टी एक्ट की, उसके अंदर सारा कुछ लिखा होगा, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से रिलेटेड चीज़ें, उसको पढ़ के आराम से प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जा सकती है। तो लॉ जो होता है वो असल में कोई आसमानी चीज़ नहीं होती, वो कॉमन सेंस होती है, आपकी और मेरी कॉमन सेंस होती है। बनाया सिर्फ इसलिए जाता है कि हर शख्स को ना बताना पड़े और हर शख्स जो है एक स्टैंडर्डाइज तरीके के साथ काम करे। जब आप CSS करेंगे तो आपको ये सारे कवानीन जो हैं ये एकेडमी में पढ़ा दिए जाएंगे और उसके बाद सारी ज़िंदगी आपको गवर्नमेंट आके नहीं बताएगी कैसे काम करें, आप किताब खोलेंगे और निकाल लेंगे कि ये काम किया जाता है। पाकिस्तान के कवानीन का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन सबसे टॉप के ऊपर है। कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो एक ऐसी किताब है इसके अंदर हर चीज़ का तरीका वज़ा कर दिया है। अगरचे हर चीज़ इसके अंदर नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये नहीं लिखा हुआ कि प्रॉपर्टी कैसे तकसीम होगी, लेकिन ये ज़रूर बता दिया गया है कि प्रॉपर्टी की जो तकसीम है उसका कानून कैसे है, उसका कानून बनाया जाएगा। ये नहीं बताया गया है कि इलेक्शन किस किस ज़िले में कब कब होंगे, लेकिन ये ज़रूर बता दिया गया है कि कितने टाइम के बाद इलेक्शंस होंगे, कितने मेंबर चूज होंगे, कौन कौन से अदारे जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल हैं उन्हें बनाया जाता है, अदालत में कैसे केस जाएगा और अदालतों की मेन पावर्स क्या होंगे। इसी तरीके से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का, डिफरेंट प्रोविंसेस का, पैसों से रिलेटेड जो मामला हैं वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे कवानीन के अंदर बता दी जाती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बता दी जाती है।
अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जाहिर है कि हर चीज़ तो नहीं बताई जा सकती, मेन उनके जो है वो आउटलाइंस बता दी जाती हैं, जो मेन आगे उसकी डिटेल्स होती हैं, उसके इश्यूज होते हैं, वो एक्ट्स की फॉर्म में लिखे जाते हैं। और जो एक्ट पार्लियामेंट से मंजूर ना हो, प्रेसिडेंट से मंजूर हो, उसे ऑर्डिनेंस कहते हैं। इसकी उम्र थोड़ी होती है, जब अगर पार्लियामेंट किसी चीज़ को मंजूर नहीं करती तो 4 माह के लिए प्रेसिडेंट जो है उसको नाफिज कर सकता है, लेकिन 4 माह के बाद उसकी उम्र कम हो जाती है, खत्म हो जाती है। इस मुल्क में ऑर्डिनेंसेस ज़्यादा होते हैं, एक्ट्स कम होते हैं। इसका मतलब है कि उसके अंदर कंसेंसस ओरिएंटेड गवर्नमेंट नहीं है, ज़बरदस्ती ये कानून बनाया गया है। रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं ये डिपार्टमेंट्स अपने बनाते हैं, उस हिसाब से जिस हिसाब से उन्हें मसले आ रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अपने अगर डिपार्टमेंट की मिसाल दूं तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिखा होगा कि जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो होनी चाहिए, ठीक है। अब कितनी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, उसकी बातें एक्ट के अंदर हों। कैंटोनमेंट एक्ट जो है वो ये बताता है कि कैंट्स की जो गवर्नमेंट है वो कैसे चलेगी। ऑर्डिनेंसेस जो हैं कैंट एक्ट से रिलेटेड ही कुछ ऐसे ऑर्डिनेंस हैं जो वक्तन फवक्तन आते रहते हैं, ठीक है। वो ये बताते हैं कि फलां खास लैंड की ट्रांजेक्शन या फलां खास सेट ऑफ थिंग्स की ट्रांजेक्शन कैसे हों। उसके बाद रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं वो हम अपने अपने ऑफिस के अंदर बैठ के बनाते हैं, और वो इस नियत से बनाते हैं कि जब पब्लिक आएगी तो किस तरीके से उसे डील करना है, कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी, कौन कौन सी चीज़ें नहीं चाहिए होंगी, किस तरीके से एक चीज़ पास होगी। तो ये रूल्स रेगुलेशंस जो हैं ये डिपार्टमेंटल लेवल पे बनते हैं। एक्ट और ऑर्डिनेंस जो है ये पार्लियामेंट के लेवल पे या प्रेसिडेंट के लेवल पे बनता है, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हाईली कंसेंसस ओरिएंटेड होता है और एक बार बनता है। ये चीज़ें जब बन जाती हैं तो इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ होती है, उसके लिए लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज होती हैं, जैसे पुलिस है, जैसे लेविस है, जैसे एफसी है। उसके अलावा जुडिशरी होती है, जो दो लोग अगर झगड़ा कर रहे हों तो उनका झगड़ा सुलझाने के लिए जुडिशरी काम आती है। और तीसरे नंबर पे सोसाइटी होती है, जो आपस में मसालती काउंसलें होती हैं, वो सोसाइटी आपस में मिल के सॉल्व करती हैं, वो मसले हल करती हैं। तो ये जो आपका जुडिशरी, सोसाइटी, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ मिलके लॉ बनाती हैं, जिसकी रूल की ज़रूरत है, जिसकी इस चीज़ की ज़रूरत है कि उसके लिए जो है वो आपसे बाकायदा तौर के ऊपर उस पर अमल भी हो। अब होता ये है कि जिन मुल्कों के अंदर गवर्नेंस बैड होती है, उन मुल्कों के अंदर रूल ऑफ लॉ जो होता है वो इतना ज़्यादा फॉलो नहीं होता। उसके अंदर जो है वो लॉ हमेशा जो है सबसर्विएंट रहता है उन लोगों के जिनके पास पैसा होता है या जिनके पास पावर होती है। इसकी छोटी सी मिसाल आप इधर से ले सकते हैं कि अगर ट्रैफिक लाइट्स जो हैं उसको फॉलो कोई नहीं करता तो रूल ऑफ लॉ होता है, उसका चलान किया जा सकता है और नहीं भी किया जाता, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि उसके पास कितनी पावर है। ये चीज़ गवर्नेंस को खराब करती है। यही चीज़ आपसे पूछी गई थी कि विल द रूल ऑफ लॉ बी एन इम्प्रैक्टिकेबल मिथ इन आवर कंट्री और नॉट। तो आप जो है वो इस चीज़ को, रूल ऑफ लॉ की चीज़ों को देखेंगे, लेकिन उसके साथ साथ बाकी चीज़ें भी आएंगी, कंसेंसस ओरिएंटेड और बाकी भी, वो हम आगे देखेंगे। इसमें जस्टिस आसिफ सईद खोसा की एक बड़ी ज़बरदस्त कोट है, पिटी द नेशन दैट इज लेड बाय दोज हु लाफ एट द लॉ लिटिल रियलाइजिंग दैट द लॉ शैल हैव द लास्ट लॉ। आपने देखा होगा कि बहुत सारे पावरफुल लोग भी आखिर लॉ के शिकंजे में आ जाते हैं, क्योंकि लॉ कोई चीज़ भूलता नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि बहुत सारे बच भी जाते हों, लेकिन ज़्यादातर जो है ये होता है कि लॉ उनको एक बार क्वेश्चन ज़रूर करता है। वो सिस्टम की नाकामियों का फ़ायदा उठाते हुए बच निकलें तो बच निकलें। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुल्क होगा उसका लॉ उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, उधर सब लोग उतने ही बराबर होंगे रूल ऑफ लॉ के। उसके बाद आ जाती है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी के अंदर ये चीज़ आती है कि गवर्नमेंट जो भी चीज़ कर रही है वो चीज़ आप जो है वो लोगों को शो करके करें, ठीक है। इसके लिए आइन का आर्टिकल 19A जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू इंफॉर्मेशन। ये स्टेट करता है कि एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू हैव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इन ऑल मैटर्स ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस subject to regulation and reasonable restrictions imposed by law। ठीक है, वही कहता है कि हर सिटीजन को पब्लिक इम्पोर्टेंस के मैटर्स के ऊपर जो चाहिए होगी इंफॉर्मेशन वो ले सके।
इस एक्ट के तहत सब डिपार्टमेंट्स ने अपनी वेबसाइट्स भी बनाई हैं। हुकूमत जो भी फैसला करती है वो गजट नोटिफिकेशंस के अंदर करती है। हर हफ्ते गजट छपता है पाकिस्तान का, और उसके अंदर हुकूमत के सारे मेजर डिसीजंस, सारी मेजर ट्रांसफर्स, पोस्टिंग्स, हर चीज़ जो है वो डिक्लेयर की जाती है। इस तरीके से गवर्नमेंट्स मीडिया ब्रीफिंग देते हैं ये शो करने के लिए कि हम ट्रांसपेरेंट हैं, हम जो काम कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं ताकि अवाम का भला हो, अवाम उन्नास का फ़ायदा हो, और इसकी ये वजूहात हैं। आप सोचें मिनिस्टर्स इतने पावरफुल होते हैं तो वो क्यों मीडिया ब्रीफिंग में जाकर बैठते हैं? उसकी वजह ये आर्टिकल 19A है जो उन्हें मजबूर करता है कि वो ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करें। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी आ जाती है। अकाउंटेबिलिटी तो ये होती है कि जो काम गलत कर रहा है उसे पकड़ा जाए, लेकिन वही ये सारी चीज़ें आपको पता हैं। जो चीज़ें आपको कम पता हैं मैं उसके ऊपर बात करना चाहूँगा। ये जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ऑर्गेनिक अकाउंटेबिलिटी और इनऑर्गेनिक अकाउंटेबिलिटी, ये मैंने जो है अपनी तैयारी के दौरान किताबें पढ़ के और सारी चीज़ें करके ये एक मॉडल सा बनाया था कि अकाउंटेबिलिटी कैसे की जाती है एक मुल्क के अंदर। मेरे ख्याल में अकाउंटेबिलिटी दो तरह से की जा सकती है, एक ऑर्गेनिकली की जा सकती है, एक इनऑर्गेनिकली की जा सकती है। ऑर्गेनिक का मतलब होता है जो खुद ब खुद होती रहे, और इनऑर्गेनिक वो होता है जो ज़बरदस्ती करनी पड़ती है। ठीक है, ऑर्गेनिक के अंदर सबसे पहले तो अगर इलेक्शंस टाइम पे हों, हर 5 साल के बाद इलेक्शंस हों, तो गवर्नमेंट्स आंसरेबल होंगी कि पब्लिक को कि जाकर वो उनके सामने जो है बात कर सकें कि जनाब हम आपसे वोट लेने आए हैं, हम आपके रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहते हैं, और लोग आगे से क्वेश्चन करें कि क्यों भैया पिछली बार तुमने क्या ऐसा किया था कि मैंने तुम्हें अब दोबारा वोट दूं। तो ये ऑर्गेनिक अकाउंटेबिलिटी है। अगर इलेक्शंस टाइम पे होते रहे, आप देख रहे हैं कि पिछले 15-20 सालों से इलेक्शंस टाइम पे हो रहे हैं। जब टाइम पे इलेक्शंस होते हैं तो लोग अपने कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है पार्लियामेंट के अंदर क्वेश्चन और दिया जाता है ऑपोजिशन के मेंबर्स को कि वो क्वेश्चन कर सकें हुकूमत से कि क्या उन्होंने ये काम सही किया है या गलत किया है। ठीक है, इसी तरीके के साथ ये भी एक तरीका है सिटिंग गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी करने का, और ये शुरू किया है। मसला ये होता है कि पाकिस्तान के अंदर हिस्टोरिकली इलेक्शंस टाइम पे नहीं होते रहे, अभी रिसेंटली ही होना स्टार्ट हुए, और क्वेश्चन और के अंदर जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते कि वो अच्छे तरीके से क्वेश्चन कर सकें। नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये होता है कि आपके जो ऑर्गेनिक अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस होता है ये स्टाल हो जाता है। इनऑर्गेनिक अकाउंटेबिलिटी जो होती है वो अर्जेंट और एनुअल होती है। वो इसलिए होती है कि खुद कोशिश की जाए कि क्या काम वाकई हुआ है या नहीं। उसके अंदर आपको बजट मेकिंग प्रोसेस जो है वो अंडरस्टैंड करना। सबसे पहले जब सरकार ये कहती है कि अगले साल हमारे पास इतने ट्रिलियन रुपए आएंगे, हमने उन्हें इन जगहों पे खर्च करना है, तो ये पहला प्रोसेस होता है बजट मेकिंग का। इसके लिए सारे डिपार्टमेंट से कहा जाता है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए, तुमने क्या करना है। वो अपना लिखते हैं और बजट की एलोकेशन कर दी जाती है। बजट जो है वो असेंबली में रखा जाता है, उसके ऊपर बहस होती है, और कुछ अमेंडमेंट्स के बाद बजट का बिल जो है वो पास कर लिया जाता है। जब बजट बन गया, वो पैसे जो हैं वो साल के दौरान वक्तन फवक्तन उन डिपार्टमेंट्स को दे दिए जाते हैं जिसने पैसे मांगे हुए थे किसी काम के। जब वो पैसे खर्च हो गए तो उसका ऑडिट होता है। ऑडिट के अंदर ऑडिट का जो डिपार्टमेंट है वो आकर लोगों से, जो डिपार्टमेंट के लोग होते हैं उनसे पूछता है कि इतने पैसे आए थे वो कहाँ गए। वो ऑडिट का अगर जवाब सही तरीके से ना दे सकें तो ऑडिट का डिपार्टमेंट जो है मिनिस्ट्री में उनको रेफर कर देता है कि आप मिनिस्ट्री में जाकर जवाब देकर आएं। और मिनिस्ट्री में क्या होता है? मिनिस्ट्री में ऑडिट की मीटिंग्स होती हैं जिसके अंदर जो है आपके लोग एक तरफ ऑडिट वाले बैठते हैं, दूसरी तरफ वो डिपार्टमेंट बैठता है, दरमियान में मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी बैठता है, और वो बताते हैं कि हमने यहाँ यहाँ खर्च किए हैं। अगर कोई गफला हो तो वो वहाँ नज़र आ जाता है। उससे अगला स्टेप ये होता है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनाई जाती है पार्लियामेंटेरियंस की, और पार्लियामेंटेरियन वहाँ जाकर अपनी जो है वो
बैठते हैं और ऑडिट वालों को बुलाते हैं और कंसर्न डिपार्टमेंट को बुलाते हैं और वो उसको क्वेश्चंस करते हैं कि तुमने ये पैसे कहाँ गायब किए हैं, कहाँ गए। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो नेचुरल प्रोसेस, सालाना प्रोसेस है, हर साल चलता है। मैं खुद इस प्रोसेस का पार्ट हूँ। मैं खुद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी जाता हूँ और बजट मेकिंग प्रोसेस को भी देखता हूँ। सारे सरकारी अफसर ऐसा ही करते हैं, सब लोग जवाबदेह होते हैं। तो ये एनुअल प्रोसेस है। इसके अंदर भी मसला ये होता है कि हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते, वो सही तरह से क्वेश्चंस ही नहीं करते पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर जिसका जवाब दिया जाए, या वो इतनी ज़्यादा मेहनत करके नहीं आते। अगर ये हो जाए तो आपकी अकाउंटेबिलिटी बेहतर होती है। तीसरे नंबर पे होती है कोर्ट। मामला कोर्ट को रेफर कर दिया जाता है अगर कोई कह सकते हैं कि मिस अप्रोप्रिएशन या कोई फ्रॉड या कोई एम्बेजलमेंट हाईलाइट हो। कोर्ट के अंदर जाते हैं, वहाँ मुकदमा चलता है और वहाँ कंसर्न लोगों को सजा होती है। चौथा होता है एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, जो बाय एंड बाय जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को देखता रहता है, जहाँ उसे करप्शन नजर आती है वहाँ वो जाकर उसको जो है पकड़ता है। और पांचवा नैब है, ये एक स्पेशल अकाउंटेबिलिटी कोर्ट होती है जिसके अंदर के पास स्पेशल पावर्स होते हैं। अब इसके अंदर जो हिचेस हैं, जो मसले हैं, वो ये होता है कि इलेक्शन टाइम पे होते ही नहीं है, क्वेश्चन आवर के अंदर पार्लियामेंट्स पढ़ के नहीं आते, बजट मेकिंग प्रोसेस के अंदर एस्टिमेट्स जो हैं वो दे दिए जाते हैं लेकिन ऑडिट सही तरीके से नहीं होता। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं वो पढ़े लिखे ही नहीं होते या उनको उन चीज़ों का पता नहीं होता। कोर्ट्स हमारी डिसफंक्शनल हैं। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट और नैब के अंदर जॉब करना जो है सारे लोग ख्वाहिश करते हैं, क्योंकि वो एक उनको ऐसी पावर देती है जिससे वो किसी को भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसेस है हमारे मुल्क में एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसके इश्यूज मैंने आपको बता दिए हैं जिसका रिवर्स उनकी प्रॉब्लम सोल्यूशंस होंगे। उसके बाद रिस्पॉन्सिवनेस है। इस पे मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ कि व्हाई आर गवर्नमेंट डिटरमिन्स रिजर्व प्राइस ऑफ व्हीट। गवर्नमेंट क्यों गंदम की कीमत मुकर्रर करती है कि इस साल गंदम इतने की बिके। फिर ये बताएं कि पाकिस्तान में मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या करता है, जो मौसम का हाल बताता है, वो क्यों बना हुआ है पाकिस्तान में। गवर्नमेंट्स जो हैं, स्टेट बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट क्यों इंक्रीज करती है। सेंसिटिव टाइम्स के अंदर सेक्शन 144 दफा 144 क्यों लगती है, जिसमें 4 या 4 से ज्यादा लोगों का इकट्ठे होना मना होता है। ये सारे क्वेश्चन जो हैं इनका एक ही आंसर है और वो है रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हालात को देखती है, गवर्नमेंट मौसम को देखती है, गवर्नमेंट इकोनॉमी को देखती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को देखती है, गवर्नमेंट जो है सोशल इश्यूज को देखती है और उसके बाद एक्शन लेती है। पाकिस्तान में ये सारी चीज़ें होती हैं। मौसम का डिपार्टमेंट खबरदार करता है कि सैलाब आने वाले हैं, ये आने वाला है, वो आने वाला है, तूफान आने वाले हैं। गंदम की प्राइस मुकर्रर की जाती है ताकि किसान जो है वो भूखा ना सोए, उस साल की खाद की कीमतें और उस साल के मार्केट के हालात देख। इंटरेस्ट रेट रेज किए जाते हैं, ये इकोनॉमी के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि क्यों रेज किए जाते हैं। और सेक्शन 144 का नफाज किया जाता है सिविल सिक्योरिटी के लिए। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिवनेस है। ये सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फ्रंट्स के ऊपर किए जाते हैं। हाँ, हमारी गवर्नमेंट्स बहुत सारे मामला के अंदर रिस्पॉन्सिव नहीं है, बहुत सारे मामला के अंदर है। इसी वजह से मुल्क का निज़ाम चलता जा रहा है कि गवर्नमेंट कुछ हद तक रिस्पॉन्सिव भी है। ठीक है, आपने ये जज करना होता है कि किसी मुल्क के अंदर कोई क्या गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव है या नहीं है। अगर है तो फिर उसको गुड गवर्नेंस काउंट किया जाएगा। उसके बाद इक्विटी और इक्वालिटी है। इक्विटी और इक्वालिटी के दरमियान फ़र्क क्या है। इक्वालिटी ये है कि सबको बराबर स्टूल दे दिया जाए ताकि वो लोग जो हैं इंजॉय कर सकें, लेकिन सब लोग अपने स्टेचर के हिसाब से इंजॉय नहीं कर पाते। इसलिए इक्विटी ये होगी कि जिसको स्टूल नहीं चाहिए उसको नहीं दिया जाएगा, जिसको जितने चाहिए उतने दिए जाएंगे। ठीक है, ये गवर्नमेंट का काम होता है कि वो इक्विटी और इंक्लूसिवनेस को इंश्योर करे। किन चीज़ों पे इंश्योर करें? पब्लिक गुड्स के ऊपर, प्राइवेट गुड्स के ऊपर। पब्लिक गुड क्या है? डिफेंस है। डिफेंस एक पब्लिक गुड है जो सबके लिए है। प्राइवेट गुड क्या है? गंदम है। सब लोगों को गंदम मिलनी चाहिए, चावल मिलने चाहिए, कपड़ा मिलना चाहिए, मकान मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज दी जाएं, यानी कि कोटा सिस्टम रखा जाए। बलूचिस्तान के इतने लोग हर सूरत हर साल CSS में आएंगे। क्यों आएंगे?
کیونکہ اس ملک کے اندر اس پروونس کے اندر جو ہے محرومیاں زیادہ ہیں، اس کو کیٹر فار کرنے کے لیے ہم کریں انکم سپورٹ پروگرامز بنائے جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد انکلوسیونیس جو ہے وہ انشور کی جاتی ہے ڈفرینٹ ایتھنک گروپس میں، ڈفرینٹ جینڈرس میں، ڈفرینٹ پروونسز کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کو دیکھنی ہوں کہ کیا کسی ملک کے اندر ایکوٹی اور انکلوسیونیس جو ہے وہ انشور کی جاتی ہے یا نہیں کی جاتی۔ الیگزینڈر ہیملٹن امریکہ کے ایک بڑے لیڈر تھے جب امریکہ آزاد ہوا تھا برطانیہ سے، تو ان کی کوٹ ہے کہ اٹ از آف گریٹ پبلک امپورٹینس in a republic not only to guard against the oppression of its rulers but to guard one part of society against the injustice of the other part۔ ٹھیک ہے، یہ ان کی کوٹ ہے، ایک بہت امپورٹنٹ کوٹ ہے۔ اس کے بعد افیکٹونیس اینڈ ایفیشنسی، گورنمنٹ جو ہے وہ کسی ملک کا سب سے بڑا اسپینڈر ہوتا ہے۔ اگر کسی ملک کے اندر، پاکستان کے اندر 300 بلین ڈالرز کی جی ڈی پی ہے تو تقریباً 50 بلین ڈالرز جو ہیں وہ خرچ کیے جاتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے۔ گورنمنٹ کے پاس سب سے زیادہ پیسہ ہوتا ہے کسی بھی ملک کے اندر، سب سے بڑے پروجیکٹس گورنمنٹ کرتی ہے، سب سے بڑی فنکشننگ گورنمنٹ کی ہوتی ہے، ایک بہت ہیوی مشین ہوتی ہے گورنمنٹ جو ہے، جو ملک کے کونے کونے تک پھیلی ہوتی ہے، اس کا نظام چلتا ہے۔ تو اس کے اندر افیکٹونیس اور ایفیشنسی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ گورنمنٹ جو بہتر طریقے سے کام کر سکے۔ اب یہ 8 چیزیں مکمل ہو گئی ہیں، ان چیزوں کو آپ نے اپنے ایسیز کے اندر جگہ جگہ کوٹ کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ان کے اوپر پیراگرافس لکھنے لگ جانے ہیں، آپ نے اپنی جنرل جو آؤٹ لائن ہوگی اس کے حساب سے چلنا ہے، لیکن ان کو اپنے آرگومنٹس میں یوز کرنا ہے، اس ڈیٹا کو جو میں نے آپ کو دیا ہے، یہ ساری چیزیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پاسٹ پیپرز کے اندر جو ٹاپکس پوچھے گئے تھے وہ کیسے پوچھے گئے تھے اور کیا کیا ہو سکتا ہے۔ اچھا جی، پہلا ٹاپک تھا گڈ گورننس کرائسس ان پاکستان۔ اس میں سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کرائسس ڈٹرمن کیسے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ نے 8 پیراز جو ہیں وہ لکھنے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو پارٹیسپیشن ہے اس کا کرائسس کیا ہے، کیسے حل ہوگا، کیا ہے، یہ لکھنا ہے۔ پاکستان کے اندر کنسنسس اورینٹڈ چیزوں کا کرائسس کیا ہے، تو اس میں آپ نے ان کی باتیں لکھتے جانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایکسپلین کرنا ہے کہ پاکستان میں کیا کیا مسائل ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 8 یا 3-4 پیراگرافس جو ہیں وہ ان پوائنٹس کو ایکسپلور کر کے ان کی سلیوشنز سجیسٹ کرنے ہیں جو آپ کو ایزیلی اویلیبل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے 1-2 ملکوں کی کیس اسٹڈیز لکھنی ہے تاکہ آپ کی ایگزامنر تک امپریس ہو کہ اس کو پتہ ہے چیزوں، ٹھیک ہے۔ یہ کیس اسٹڈیز والا پارٹ جو ہے یہ آپ اس جگہ پہ بھی کر سکتے ہیں، درمیان میں بھی، اور آپ جو ہے وہ اینڈ پہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کنکلوژن، انٹروڈکشن وغیرہ یہ چیزیں میں ان چیزوں کے اندر ڈسکس نہیں کروں گا، کیونکہ یہ جو ہے یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہر ایسے کے اندر ہوں گی اور ہم نے اپنے ایسے کی میکینکس کے اندر فرسٹ 10 ڈیز کے اندر سیکھ لیا ہوا ہے۔ اس کے اندر میں صرف یہ بتاؤں گا کہ اس طرح کا ایسے آئے گا تو ہم کس طرح سے لکھیں۔ اس کے بعد بیوروکریسی ڈول ڈرمز جو ہے وہ آپ نے ٹاپک ہے، بیوروکریسی کیوں کنفیوزڈ ہے، کیوں کام نہیں کرتی، کیوں اس کے اندر مسئلے ہیں۔ اس کے اندر 2-3 پیراگراف آپ پہلے لکھیں گے انٹروڈکشن کے بعد، ایشو کی مینیفیسٹیشن کے بیوروکریسی کیسے کام نہیں کرتی، کیا کیا نہیں ہوتا۔ پھر آپ 5-6 پیراگراف میں میجر ایشوز لکھیں گے اور اس کے بعد آپ 3-4 پیراگرافس کے اندر 8 پوائنٹس آف گڈ گورننس کے اندر سے وہ والے پوائنٹس ایکسپلور کریں گے جو بیوروکریسی سے ریلیٹڈ ہیں اور سلیوشن سجیسٹ کریں گے۔ رول آف لا میتھ ہے یا ریالٹی ہے، اس میں آپ نے پہلے لکھنا ہے کہ رول آف لا میتھ کیسے معلوم ہوتی ہے ہمیں، 2 سے 3 پیراگرافس۔ اس کے بعد کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اس کو میتھ رہنے دیتی ہیں، کون سے ایشوز ہیں، کون سے کازز ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اس کے ایفیکٹس لکھنے ہیں 3 سے 4 پیراگرافس میں، اور اینڈ پہ آپ نے اس کو جو ہے سجیشنز دینے ہیں ہاؤ ٹو چینج دس میتھ ٹو ریالٹی، ٹھیک ہے، اس طریقے سے۔ یہ ایسیز جو سٹارٹ کرنے ہیں اس کے اندر میں نے ایک لائن خود کرافٹ کر کے دی ہے اور ایک لائن جو ہے وہ آپ کو کوٹیشن سے دی ہے۔ تو جو کرافٹ کر کے دی ہے اس میں نے لکھا ہے کہ the muffled sighs, muted voices and masked brutality in Pakistan are evident everywhere. This makes every sensitive Pakistani think about the good governance crisis that is hovering over the country. یہ میں نے خود کریٹ کی ہے لائن، آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں یہاں ویڈیو سٹاپ کر کے۔
اور اسی طریقے سے جان ایف کینیڈی کی ایک کوٹ ہے جو بڑی زبردست کیچی لائن بن سکتی ہے اسٹارٹ کرنے کے لیے. آپ لکھ سکتے ہیں when written in Chinese the word crisis is composed of two characters, one represents danger and the other represents opportunity. ٹھیک ہے, تو گڈ گورننس کا کرائسس ہے, رول آف لا کا ہے, بیوروکریسی کا ہے, تو آپ ایزیلی اس کو لکھ سکتے ہیں. اور بھی ایسے اس کے اندر یہ چیز چل سکتی ہے. اس کے بعد جناب کچھ کوٹیشنز ہیں امپورٹنٹ, وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. ہینری کلے صاحب امریکہ کے ایک لیڈر تھے, ان کی کوٹیشن ہے کہ the government is a trust and the officers of the government are trustees and both the trust and the trustees are created for the benefit of people. ٹھیک ہے, یہ اچھی کوٹ ہے, آپ جگہ جگہ کوٹ کر سکتے ہیں. پھر لاؤ زی صاحب چائنا کے ایک بہت بڑے فلاسفر تھے, انہوں نے بڑی زبردست بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ govern a great nation as you would cook a small fish, don't overdo it. یعنی کہ گورنمنٹ ہر چیز کے اندر مداخلت نہ کرے, صرف ریگولیٹ کرے, زیادہ کوکنگ نہ کرے گورنمنٹ لوگوں کی, لوگوں کو بھی چانسز دے کہ وہ اپنے فیصلے خود کریں. پھر وینڈل فلپ صاحب کی کوٹ ہے کہ گورنمنٹس ایگزسٹ ٹو پروٹیکٹ دا رائٹس آف مائنورٹی. The loved and the rich need no protection. They have many friends and few enemies. صرف جو مائنورٹیز ہیں ان کے مسئلے زیادہ ہوتے ہیں. جو بائیڈن کی کرپشن سے ریلیٹڈ جو امریکہ کے اس وقت پریزیڈنٹ ہیں, کوٹ ہے کہ فائٹنگ کرپشن از ناٹ جسٹ گڈ گورننس, اٹ از سیلف ڈیفینس, اٹ از پیٹریٹزم. اور ریلیونٹ ریڈ کے اندر ہم تھوڑا سا ایکسپلور کر لیتے ہیں. میں نے لکھا ہوا ہے کہ آپ نے گورننگ دا انگورنیبل کا چیپٹر 16 اور 17 پڑھنا ہے, ورلڈ جسٹس پروجیکٹ کی ویب سائٹ دیکھنی ہے, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ویب سائٹ دیکھنی ہے, اور ریکمینڈیڈ ریڈنگ ڈاکومنٹس اسٹڈی پیک کے اندر جو ہیں وہ دیکھنے ہیں. تو ہم ایک ایک کر کے ان کو ایکسپلور کر لیتے ہیں. سب سے پہلے یہ اسٹڈی پیک کے اندر اگر آپ بکس ٹو ریڈ کے اندر جائیں تو اس کے اندر گورننگ دا انگورنیبل پڑھی ہوگی. اچھا, ادھر نہیں ہے تو یہ ہمارے تھیمز کے ٹاپک کے اندر گڈ گورننس کے اندر پڑھی ہوگی. یہ جناب بک ہے, اس کا چیپٹر 16 اور چیپٹر 17 جو ہے وہ پاکستان کو سولوشنز پرووائڈ کرتا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان میں گورننس امپروو ہوگی. اور چیپٹر 17 جو ہے وہ ڈفرینٹ کنٹریز پاکستان کے لیول کے جیسے کہ انڈیا اور بنگلہ دیش ہیں ان کی کیس سٹڈیز پریزنٹ کرتا ہے. تو میں آپ کو عرض کروں گا کہ آپ یہ چیپٹر 16 اور چیپٹر 17 لازمی پڑھیں. ویسے یہ پوری بک ہی گورننس سے ریلیٹڈ ہے, لیکن پہلے آپ 16 اور 17 چیپٹر پڑھیں, پھر اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ وہ چیپٹرز پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ میں نے ڈفرینٹ رپورٹس, ڈفرینٹ بیسکس, ڈفرینٹ ڈیٹیلز, ڈفرینٹ امپروومنٹ اسٹریٹجیز, پاکستان کے ایشوز, فائٹ کی رپورٹس, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ریڈنگ وائز آپ کو پرووائڈ کی ہوئی ہیں. کرپشن سے ریلیٹڈ 4 آرٹیکلز جو ہیں وہ میں نے پاکستان کی کیس اسٹڈی اور ورلڈ وائڈ جو ہے اس کو آپ کو شیئر کیے ہیں آپ کے ساتھ. فردر اسٹڈی لنکس کے اندر میں نے کچھ جو ہے وہ آپ کو ریکمنڈیشن دی ہیں کہ آپ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل, ورلڈ جسٹس پروجیکٹ اور اس کے بعد گورننگ دا انگورنیبل کے اندر کون کون سے امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں پہلے یہ پڑھ لیں, اگر ٹائم ہو تو اگلا پڑھیں, ادروائز نہ پڑھیں. ٹھیک ہے. پھر امپورٹنٹ رائٹرز جو ڈان کے اندر لکھتے ہیں ان کا میں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ والے رائٹرز جو ہیں یہ ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر لکھتے ہیں. فارن افیئرز میں ملیحہ لودھی لکھتی ہیں, زاہد حسین لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. ایمبیسڈر توقیر لکھتے ہیں فارن افیئرز کے اوپر. اس کے بعد ایجوکیشن کے اوپر فیصل باری اور پرویز ہڈبائی کے اچھے ٹاپکس ہوتے ہیں. سول سروس کے اوپر سید سادات کے اکثر ٹاپکس چھپتے ہیں. سیکیورٹی پہ عامر رانا کے ٹاپکس ہوتے ہیں. پولیٹکس پہ عمیر جاوید کے, اور اکانومی پہ عشرت حسین, زاہد حسین اینڈ ادرس, خرم حسین کے بھی ہوتے ہیں ٹاپکس. ٹھیک ہے. تو یہ ڈفرینٹ صرف گڈ گورننس نہیں, باقیوں کے لیے بھی اسی طرح سے گڈ گورننگ انگورنیبل کے اندر جو اکانومی کے چیپٹرز ہیں اکانومی کے لیے پڑھ سکتے ہیں, ڈیموکریسی کے ڈیموکریسی کے لیے, اور سول سروس جوڈیشری اور لیجسلیچر کے لیے 8, 9, 10 پڑھ سکتے ہیں. لیکن اتنا ہی پڑھنا ہے جتنی آپ کو ضرورت ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو ہے یہ ورلڈ وائڈ آپ کی کرپشن کو دیکھتی ہے, کرپشن پرسیپشن انڈیکس بھی دیتی ہے, اینڈ کرپشن سے ریلیٹڈ بھی چیزیں دیتی ہے. پاکستان اور ڈفرینٹ کنٹریز کی رپورٹس بھی دیتی ہے. اس کے اندر ہم پاکستان اگر سرچ کریں دیکھتے ہیں یہ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں.
یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان 2021 میں 180 میں سے 140ویں نمبر پہ آیا تھا کرپشن میں. اس کا سکور 100 میں سے 28 آیا تھا، یعنی کہ 33 مارکس لے کے پاس بھی نہیں ہوا. کرپشن اس کے اندر 35% ہے، اور پبلک سروس یوزرز جو ہیں 25% رشوت دیتے ہیں اپنا کام کروانے کے لیے. پاکستان سے ریلیٹڈ ڈفرینٹ آرٹیکلز ہیں، نیوز سٹوریز ہیں، آپ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں. پاکستان کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کرنے کے ڈفرینٹ پروجیکٹس چل رہے ہیں. پاکستان سے ریلیٹڈ رپورٹس ہیں، پاکستان سے ریلیٹڈ آرٹیکلز ہیں. اور اگر آپ اینڈ پہ جائیں اور کرپشن کے ڈکشنری دیکھنا چاہیں کہ کرپشن کیسے کیسے ہوتی ہے، تو انہوں نے اے سے لے کے زیڈ تک سارے ورڈز جو ہیں کرپشن سے ریلیٹڈ ان کی بات کی ہوئی ہے. اینڈ پہ جاتے ہیں اسی کے. اور اگر آپ نالج ہب کے اندر جائیں تو نالج ہب کے اندر آپ کو ٹرانسپیرنسی، کرپشن، گڈ گورننس، اس سے ریلیٹڈ ٹاپکس پہ ڈفرینٹ رپورٹس، ڈفرینٹ آرٹیکلس، ڈفرینٹ ریسرچ پیپرس اور ساری چیزیں آپ کو مل سکتی ہیں. یہ ون سولوشن ہے آپ کی ساری کرپشن سے ریلیٹڈ اور گڈ گورننس سے ریلیٹڈ چیزیں پہ. ای لرننگ میں جائیں تو اس میں بھی بہت سارے چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی. یعنی کہ اس کے اندر ڈیٹا اتنا زیادہ ہے کہ آپ کا ٹائم کافی زیادہ لگے گا، لیکن آپ اتنا ہی دیکھیں جتنی آپ کو ضرورت ہوگی. اس کے بعد اگر ہم ورلڈ جسٹس پروجیکٹ کے اندر جائیں اور پھر دیکھیں تو اس کے اندر جسٹس اور اکاؤنٹس اور اکاؤنٹیبلٹی، کورٹس، ان سب چیزوں سے ریلیٹڈ، سوشل جسٹس سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں. اس کے اگر آپ ڈفرینٹ سیکشنز دیکھنا چاہیں تو گورنمنٹ پاور سے ریلیٹڈ، ایبسنس آف کرپشن، اوپن گورنمنٹ، فنڈامنٹل رائٹس، کرمنل جسٹس، سول جسٹس، ریگولیٹری انفورسمنٹ، آرڈر اینڈ سیکورٹی، ان کو آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں. اس کے بعد لیٹسٹ آرٹیکل بھی، ٹاکس بھی ہیں اس کے اوپر. اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کی پبلیکیشنز کیا ہیں تو آپ ایزیلی دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو آپ ان رپورٹس کو پڑھ سکتے ہیں. پھر ایک بڑی زبردست چیز ہوتی ہے جو آپ کے CSS کے ایگزامس کے بعد آپ کے کام آئے گی، وہ ہوتی ہے جناب جوائن اس کے نام سے. ابھی مجھے نظر آ رہی تھی، اب کہیں غائب ہو گئی. بہرحال اس کے تحت آپ اس کے اندر آرٹیکلس بھی لکھ سکتے ہیں، یہ چیزیں آپ سرچ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طریقے کے ساتھ پارٹیسپیٹ کے اندر یا اس طرح کی چیزوں کے اندر آپ جا کر یہ کام کر سکتے ہیں. تو ڈیٹا از انف. ٹھیک ہے، کافی ساری چیزیں ہیں، کافی سارے چیپٹرس ہیں. آپ نے سارے جو ہیں وہ ظاہر نہیں پڑھ سکتے، لیکن آپ نے میکسیمم جو ہے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے، ادھر ہم لیکچر اینڈ کرتے ہیں. ہوپ فلی آپ لوگوں کو جو ہے ساری چیزیں سمجھ آئی ہوں گی.